सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता, और कविता का नाम है गुलाम बनाने वाले। गुलाम बनाने वाले जो कविता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस कविता के अंदर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जो देशभक्ति की भावना है वो झलक रही है। और ये जो कविता है, सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष नामक जो इनका काव्य संग्रह था उसके अंदर संकलित थी इनकी कविता गुलाम बनाने वाले। तो आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे और इसके विशेष के बारे में भी चर्चा करेंगे। टेक्स्ट बुक साथ में निकालें। जब भी बच्चे ऑडियो या वीडियो देखें तो साथ में उनके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, और टेक्स्ट बुक का नाम है समकालीन हिंदी कविता। निकालिए। कवि ने गुलाम बनाने वाले कविता में अपने मन की पीड़ा व्यक्त की है। अपने मन की जो पीड़ा है, उसके हृदय के अंदर जो दर्द है, उस दर्द को व्यक्त किया है कि इस देश को गुलाम बनाने वाले विदेशी पहले तो हथियारों के साथ आए, कि जब शुरू में विदेशियों ने आक्रमण किया था, जब यवन आए थे, शक आए थे, हुण आए थे, उस समय विदेशियों ने कैसे आक्रमण किया था? वो हथियार लेकर हमारे देश के अंदर प्रवेश कर गए थे, और तब जाकर उन्होंने भारत देश को अपना गुलाम बनाया था। और फिर व्यापारी बनकर, और फिर दूसरी ओर इशारा किसकी ओर कर रहा है कवि, कि जब दोबारा से भारतवासियों को गुलाम बनाने के लिए कौन आए? अंग्रेज जो आए थे, वो एक आक्रमणकारी बनकर नहीं आए, वो हथियार लेकर नहीं आए, बल्कि वो एक व्यापारी बनकर भारत देश के अंदर सामान बेचने के लिए, बिजनेस के नाम पर भारत के अंदर आए थे। ये गुलाम बनाने वाले समय समय पर अनेक रूप रंग बदलते रहे। जो भारत देश को गुलाम बनाने वाले ये लोग हैं, ये अनेक बार अनेक रूपों में रूप बदल कर कभी आक्रमणकारी तो कभी व्यापारी बनकर भारत देश के अंदर आते रहे। भारत देश जो प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धनवान हमारा देश था। वास्तव में जब हम पुरानी बातों को सुनते हैं तो हमें आज ऐसा लगता है कि नहीं, वैसे कहने मात्र का, लेकिन वास्तव में इतना धनी देश के हम में रहने वाले हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपनी मातृभूमि के ऊपर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई भी कई बार आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा इतिहास में, जो 1739 में भारत के अंदर एक बार लूटने के लिए यहाँ पर कोई भी आता था, और उस लूट के में ले जाए हुए माल के साथ ही उनकी पूरी उम्र ही नहीं, उनके देश अमीर बन जाते थे। यानी कि इतना सोने से, इतना अन्न धन से परिपूर्ण भारत देश था कि इसीलिए लोगों की निगाह, पूरे विश्व की निगाह भारतवर्ष के ऊपर रहा करती थी। और इसीलिए समय समय पर विभिन्न आक्रमणकारी यहाँ पर आते रहे और भोले भाले जनता और भोले भाले देश को बार बार लूट कर ले जाते रहे। और फिर रही सही कमी अंग्रेजों के द्वारा पूरी कर दी गई, जो लगभग 200 वर्षों तक भारत को अपने अंदर गुलाम बनाकर रखा। और यहाँ का हर प्रकार से, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हर प्रकार का शोषण यहाँ के लोगों का किया गया। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। कविता क्या है? और भी पहले वे कई बार आए हैं, एक बार जब उनके हाथों में भाले थे, घोड़ों के टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। कि और भी पहले, केवल आज ही नहीं आए विदेशी आक्रमणकारी, और भी पहले, इससे पहले भी कई बार ये यहाँ पर आए थे भारत देश पर आक्रमण करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। यहाँ पहले भी कई बार कई विदेशी आए हैं। इन्हें इशारा किसकी ओर कर रहा है? यवनों की ओर, शकों की ओर, हुणों की ओर, उन जातियों की ओर इशारा कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। एक बार जब आए थे, कि जब वो शक हुण आए थे, जब उनके हाथों में भाले थे। उनके हाथों में क्या थे? हथियार थे, भाले थे उनके हाथों में, घोड़ों के टापों से, और वो घोड़ों के ऊपर बैठकर आए थे। और उन घोड़ों के जो चलने से, जो पैरों से आवाज आ रही थी, उनसे जो खैबर का दर्रा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो खैबर का दर्रा है ना, बीच में स्थित है, उस खैबर के दर्रे से जब वो आए थे तो घोड़े के टापों को सुन करके वहां जो चट्टानें थी वो कांप उठी थी। यानी कि उनकी भयानकता, उनके आते हुए कितने भयंकर रूप से वो आए थे, कितने भयंकर रूप में आए थे, तो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कवि। एक बार जब भालों की बजाय उनके हाथों में तेजारती परवाने थे, लेकिन एक बार अब फिर जब वो दोबारा से आए हैं तो उनके हाथों में भाले नहीं है, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए अंग्रेज, बल्कि उनके हाथों में तेजारती परवाने थे। व्यापार के जो प्रपत्र होते हैं, व्यापार पर साइन करने के लिए जो एग्रीमेंट होते हैं, वो लेकर आए हैं।
बगल में संगीने थी, और उनकी बगल के अंदर संगीन यानी कि बंदूक के अंदर जो आगे वो लोहे का बंद होता है ना, उसको बोलते हैं, कि उनकी बगल के अंदर बंदूकें टंगी हुई थी, संगीने टंगी हुई थी। लेकिन इस बार और चुपके से आए थे, लेकिन इस बार वो घोड़ों की भयंकर आवाजों से नहीं आए, टापों को करवाते हुए नहीं आए, बल्कि इस बार वो बहुत ही चुपके चुपके से भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे। आधे हैं जिनके हाथों में कैमरे, थैलियां, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। ये जो आधे भारत के अंदर विदेशी आ रहे हैं, आक्रमणकारी आ रहे हैं, अलग अलग रूप बदल कर आ रहे हैं, कि जो आधे लोग हैं वो क्या हैं, अपने हाथों में कैमरे लेकर आए हैं, थैलियां हैं उनके हाथों में है जिसमें वो खाने का सामान है, विभिन्न प्रकार की थैलियों का, टूरिस्ट पासपोर्ट, और वो घूमने के बहाने कि हम तो भारत देश के अंदर घूमने के आए हैं, जो टूरिस्ट पासपोर्ट है वो उनके हाथों में दिखाई दे रहा है, और रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की फिल्में उनके हाथों के अंदर हैं। देखो इन पंक्तियों को पढ़कर आपको पता चल रहा होगा, विशेष साथ के साथ आपको समझ में आ रहा होगा भाषा कैसी है, बहुत ही सहज है, सरल है, आसान है। चलो विशेष की बात हम बाद में करेंगे। तो कैसे आए हैं कि आधे लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में कैमरे हैं, थैलियां हैं, टूरिस्ट का पासपोर्ट है, और रंग बिरंगी फिल्में उनके हाथों में लेकर आए हैं जिनके आधे हैं जिनके पास, और आधे अलग रूप धारण करके आए हैं। कैसे कि आधे हैं जिनके रंग बिरंगे चेहरे, जो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे चेहरे बनाकर आए हैं, जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं, कि जिनको जैसे भी उनके ऊपर से आज्ञा मिलेगी ना, कि किसी के हुक्म के अनुसार, किसी और की आज्ञा पर वो यहाँ पर आए हैं, कि हुक्म के अनुसार उनके मुताबिक ही वो बदल सकते हैं। दो दो आने वाले की, जो दो दो करके विभिन्न प्रकार के जो विदेशी आक्रमणकारी भारत के अंदर आ रहे हैं, दूर किसी नगरी से छपे हुए, कि विदेश की किसी बाहर की दूर की किसी नगरी से छपे हुए पंपलेट लेकर आए हैं। वो पंपलेट हमके जो छपे हुए होते हैं, कि पंपलेट हमके पास रोटी और पंपलेट के ढेरों से ढक ढक कर आई है दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें, कि जिसमें वो रोटी, जिसके अंदर वो पंपलेट के अंदर लपेट कर आए हैं, इन पंपलेटों के अंदर वो रोटी नहीं ढक कर लेकर आए हैं, बल्कि क्या ढक कर लेकर आए हैं, वो जंजीरें लपेट कर लेकर आए हैं, जंजीरों को ढक कर लेकर आए। कौन सी जंजीरें? जिन जंजीरों से भारत देश को गुलाम बनाया जाएगा, कि वो विभिन्न प्रकार के पंपलेट लेकर आए हैं, जिन पंपलेटों के अंदर वो आज रोटी लपेटे हुए ना, वो तो हमारे दिखाने मात्र हैं, बल्कि वो उनके अंदर क्या लेकर आए हैं, विदेशों में बनाई हुई भारत देश को जकड़ने के लिए जंजीरें लेकर आए हैं। दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें, दूर किसी नगरी में बनी हुई गुलामी की जो जंजीरें, भारत देश को गुलाम बनाने के लिए वो जंजीरें लेकर ही इन पंपलेटों के अंदर आए हैं। फिर कहता है कवि, ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है। ढंग है नया, कि अब की बार जो भारत देश को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, ये उनका एक नया ढंग है, नए तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो सब थे हुण थे वो सीधे लाठी तलवार सैनिक सेना दल बल के साथ भारत में आते थे, आक्रमण करते थे, यहाँ आते थे, लूट कर ले जाते थे, या फिर जैसे मुगलों का आगमन हुआ वो यहीं पर रहने लगे। लेकिन अब की बार जो अंग्रेज आए ना भारत को गुलाम बनाने के लिए, उनका बनाने का तरीका कुछ अलग है। ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है, लेकिन काम क्या है, वही पुराना काम है। वो एक बार फिर से भारत को गुलाम बनाने के लिए ये लोग आए हैं। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर, पहले लोग कैसे आते थे, घोड़ों पर, और अब कैसे आए हैं, थैली में भरकर, या रोटी से ढककर, या रोटी को ढककर लेकर आए हूं, या फिल्मों में रंग कर, या फिल्मों में रंग कर, सब प्रकार से क्या लेकर आए हैं, भारत को गुलाम बनाने वाली जंजीरें, यानी कि फिल्मों के माध्यम से हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने वाले हैं। रोटी से ढककर किससे में लेकर आए हैं, पंपलेट से ढककर लेकर आए। उस पंपलेट के अंदर रोटी नहीं है, बल्कि क्या है, हमारी गुलामी की जंजीरें लेकर आए हैं। वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं। ये क्या लेकर आए हैं, चाहे वो घोड़ों पर लेकर आए हों, चाहे वो थैली में भरकर लेकर आए हों, क्योंकि वो थैलियों का बना हुआ सामान जब भारतवासियों को दिखाएंगे तो भारतवासियों को दिखाएंगे तो भारतवासी उनकी चीजों के क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से उनको आकर्षक लगेगी, वो चीजें आकर्षित हो जाएंगे, और फिर वो अपनी चीजों को कम आंकने लगेंगे और उनकी चीजें उन्हें अच्छी लगने लगेगी। इस प्रकार से भारतवासियों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाने के लिए आए हैं। वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं, जो ये विदेशी भारत के अंदर, और वैसे देखा जाए तो वास्तव में आज भी हम गुलाम ही हैं। कौन कहता है कि आज हम, केवल सत्ता का हस्तांतरण ही तो हुआ है अंग्रेजों के जाने के बाद, क्योंकि जो 1935 में जो अधिनियम आया था, वही अधिनियम
लगभग आज भी हमारे संविधान के रूप में लिखा गया है। और आज भी देखें, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब किसके ऊपर प्रभावित, सब किससे प्रभावित है? उन्हीं अंग्रेजों से प्रभावित है। आप देखोगे, हम यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रदेश के निवासी हैं, हमारे शरीर में जो मेलेनिन की मात्रा है वो बहुत अधिक है, जिसके कारण हमारा रंग है जो वो हल्का गेहुआ और बालों का रंग है जो हमारा वो काला होना नेचुरल बात है। लेकिन हमारी मानसिक गुलामी इस हद तक पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में प्रवेश कर गई है कि हमारे अच्छे भले काले काले बालों को लोग सफेद करवाने लगे हैं, कलरफुल करवाने लगे हैं। किसके कारण? वो अंग्रेजों के कारण। अंग्रेजों के बाल तो हो ही नहीं सकते थे ब्लैक, वो तो हमारी नकल करने ले, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। और वो गुलामी हमारे पढ़े लिखे वर्ग पर अनपढ़ जनता से कहीं अधिक दिखाई देती है। तो वही तो बात यहाँ पर कवि ने कही है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने, कि ये जंजीरें केवल जंजीरें ही लेकर आए हैं। किसमें? या वो रोटियां ढककर लेकर आए और फिल्मों में रंगकर, क्योंकि वो जो चीज लेकर आए हैं ना वो केवल आकर्षक है, वो इतनी आकर्षक है कि भोली भाली जनता आराम से उनके सिकंजे में फंस सकती है। पहले घोड़ों पर रखकर लेकर आए थे, आज उनका तरीका कुछ अलग हो गया है। और भी पहले वे कई बार आए हैं, और ये केवल पहली बार नहीं आए अंग्रेज, इससे पहले तो अनेक विदेशी भारत देश के अंदर आए हैं, और अनेक बार हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए अनेक विदेशी आते रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की जो भारतीयों की मानसिक रूप से जो गुलामी है उसकी ओर इशारा किया है, और विदेशियों के बार बार अलग अलग ढंग से भारतीयों को किए जाने वाले गुलामी का विचार है जो वो प्रस्तुत किया है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से। अगर हमें इसका प्रश्न लिखना हो तो प्रस्तुत कविता हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित गुलाम बनाने वाले कविता से लिया गया है, जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित काव्य संग्रह 7 गीत वर्ष के अंदर संकलित है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को देशभक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं, और वो भारतीयों के अंदर फैली हुई उस हमारे मानसिक गुलामी को इस कविता के माध्यम से इशारे से दूर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। बात करें यदि हम विशेष की, तो विशेष में क्या लिखेंगे? देशभक्ति की पहली जो लाइन होगी वो वाक्य से रिलेटेड, कि भारतवासियों को उनकी मानसिक गुलामी से बचने का या अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का बार बार से अलग अलग ढंग से किए जाने वाले गुलाम बनाने के तरीकों की ओर स्पष्ट रूप से अपनी कविता के अंदर प्रस्तुत किया है। दूसरे, भाषा कैसी है? जैसे हमने कविता पढ़ी, देख ही लिया, भाषा है बहुत ही सहज है, सरल है, स्पष्ट है, आसान है। तीसरे, यदि हम देखें, आपने देखा होगा इसमें शब्द आया है, एक रंग बिरंगी फिल्में आया है, पंपलेट आया है, तो कई बातों से टूरिस्ट आया है, पासपोर्ट आया है। ये किस भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा के। तो हम लिखेंगे इसमें कवि के द्वारा विदेशी शब्दावली और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो भाव है, देशभक्ति का भाव है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कविता जरूर समझ में आई होगी। और बच्चे देखो, देशभक्ति की भावना तो हर पढ़े लिखे इंसान के अंदर, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है उसके प्रति हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और समय समय पर ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस देशभक्ति की भावना को जगाए रखने का, बनाए रखने का। जरूरी नहीं है कि हर एक भारतवासी जितने इस देश के वासियों को सारे बॉर्डर पर जाएं और वहां लड़ने मरने के लिए तैयार रहें, और वहां सीमा पर खड़े होकर ही देश की सुरक्षा की जा सकती है। आप है, मैं हूं, जो भी आम नागरिक है, जहां भी आप जिस भी रोल में हैं, आप वहीं पर अपने कार्य को अच्छे ढंग से कीजिए, आप अपने आप को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। और उससे बड़ी देशभक्ति की भावना कोई हो ही नहीं सकती कि आप देश के जो हमारा झंडा है उसकी इज्जत कीजिए, हमारे जो स्मारक चिन्ह है उनको सुरक्षित कीजिए, जो समाज की सरकारी वस्तुएं हैं उनको सेफ रखने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधारोगे तो देश अपने आप सुधर जाएगा। आप इस एज ग्रुप के बच्चे हैं कि आपके कंधों के ऊपर जो भारत देश का विकास है वो निर्भर करता है। तो आप अपने आप को खूब पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान के रूप में बनाइए, और आप कामयाब होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आप अच्छी जगह से सेटल हो जाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, तो देश की उन्नति आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आर्थिक रूप से मजबूत होगा क्यों? आप टैक्स पे करेंगे जो देश में आर्थिक योगदान के रूप में जाएगा। अगर वहां पर पैसा जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, और वही देशभक्ति की भावना होगी। तो
उम्मीद करती हूँ कि जरूर आपको ये बातें समझ में आई होगी, और फिर भी यदि किसी बात की, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो मेरे से फोन करके उस समस्या के बारे में पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।